Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. Today we are going to recite and understand the poem Song written by Amy Lowell. Amy Lowell was an American poetess who is considered an important contributor to modern poetry. उनकी पोइट्री यूजुअली रिच एंड शार्प विजुअल इमेजेस के लिए जानी जाती थी. उनकी पोइट्री में लैंग्वेज की क्लैरिटी भी देखी जा सकती है. वो पोइट्स के अलावा एक एडिटर, ट्रांसलेटर और पब्लिशर भी थी. उन्होंने अपनी लाइफ में कई एस्पायरिंग पोइट्स के कामों को प्रमोट किया था. आइए पढ़ते हैं उनकी इस पोम सॉन्ग को, जिसमें वो कई खूबसूरत चीज़ें बनने की इच्छा जाहिर करती हैं, जब तक कि उन्हें ये एहसास नहीं हो जाता कि जो महत्वपूर्ण है वह स्थिर है और स्थिर रहना है. So let's start it. Oh, to be a flower nodding in the sun, bending then upspringing as the breezes run, holding up a scent-brimmed cup full of summer's fragrance to the summer sun. पोइटेस इस फर्स्ट स्टैंजा में एक फूल बनना चाहती हैं और वो कहती हैं कि ओह फूल बनना, धूप में सर हिलाना, हवा चलने पर झुक जाना और हवा के रुकने पर सीधे हो जाना, फिर एक खुशबू से भरा कप थामे रखना जिसमें गर्मियों की खुशबू है और उसे सूरज की ओर ले जाना. आइए कुछ वर्ड्स डायरेक्ट अंडरस्टैंड करते हैं इस स्टैंजा से. नोडिंग मीन्स सर हिलाना, बेंडिंग मीन्स झुकना, अप स्प्रिंगिंग मीन्स स्प्रिंगिंग अप मतलब तेज़ी से या झटके से ऊपर आना या उछलना. ब्रीजेस हवा को कहते हैं. सेंट मीन्स होता है महक या खुशबू. ब्रिम मीन्स लबालब भरा होना, मतलब पूरा टिप तक जो है बिल्कुल फुल भरा हुआ होना. और फ्रेगरेंस आपको पता ही होगा, महक. आइए नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं. ओह टू बी अ बटरफ्लाई स्टिल अपॉन अ फ्लावर, winking with its painted wings, happy in the hour. Blossoms hold mines of gold deep within the farthest heart of each chaliced flower. पोइटेस आगे तितली बनना चाहती हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, और एक फूल पर चुपचाप बैठी हुई खुशी से अपने रंग बिरंगे पंख को हिला रही हैं. तितली हर एक फूल के अंदर गहराई में छिपे रस की तलाश करती है, और पोइटेस यहाँ फूलों के रस की तुलना सोने के खदानों से करती हैं जो हर चेलिस्ट के आकार के फूल के भीतर गहराई में छिपी होती हैं. यहाँ स्टिल मीन्स शांत, विंकिंग मीन्स टिमटिमाना या झपकाना, ब्लॉसम का मतलब है खिलना या फूल और कली, माइन मीन्स खदान, फारदेस्ट मीन्स बहुत दूर. यहाँ डीप इन द फारदेस्ट हार्ट मीन्स दिल के बहुत दूर अंदर बेहद गहराई में. यहाँ चेलिस्ट फ्लावर के हार्ट की बात हो रही है बेसिकली. आइए अब थर्ड स्टैंजा देखते हैं कि पोइटेस इसमें क्या बनना चाहती हैं. ओह टू बी अ क्लाउड ब्लोइंग थ्रू द ब्लू, शेडोइंग द माउंटेन्स रशिंग लाउडली थ्रू, वैलीज डीप where torrents keep always their plunging thunder and their misty arch of blue. पोइटेस अब आकाश में घूमते हुए बादल बनना चाहती हैं. यहाँ ब्लू का मतलब है आकाश, आसमान, स्काई. ओके, जो कभी पहाड़ों को ढक लेता है और फिर जहाँ मूसलाधार यानी बहुत तेज़ बारिश होती है वहाँ गड़गड़ाहट के साथ घाटियों में ज़ोर ज़ोर से दौड़ता है, जहाँ हमेशा उनकी गिरती हुई गड़गड़ाहट और नीले रंग का धुंधला मेहराब है. यहाँ क्लाउड का मतलब है बादल, ब्लोइंग मतलब उड़ना, शेडो मीन्स परछाई या छाँव, रशिंग लाउडली मीन्स जल्दी से या ज़ोर ज़ोर से, टोरेंट मीन्स मूसलाधार बारिश, प्लंजिंग मीन्स बहुत तेज़ी से आना या गिरना, थंडर मीन्स गरज या गड़गड़ाहट, मिस्टी होता है धुंधला, और आर्च मीन्स मेहराब. आइए फोर्थ स्टैंजा पढ़ते हैं. ओह टू बी अ वेव स्प्लिंचिंग ऑन द सैंड, ड्रॉइंग बैक बट लीविंग लिंगरिंगली द लैंड, रेनबो लाइट फ्लैशेस ब्राइट टेलिंग टेल्स ऑफ कोरल केव्स हाफ हिड इन येलो सैंड. फिर पोइटेस अपनी इच्छा व्यक्त करती हैं कि ओह एक लहर बनना, और लहर बनकर रेत पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, और फिर धीरे धीरे और अनिच्छा से ज़मीन से वापस चले जाना. इंद्रधनुष की रोशनी या रंग चमकीला चमकता है और पीली रेत में आधी छुपी मूंगा गुफाओं की कहानी सुनाता है, या जो ये संकेत देता है कि रेत में मूंगे की गुफाएं छुपी हुई हैं.
यहाँ वेव मीन्स लहर या तरंग जो समुद्र में बनती है। स्प्लिंटरिंग मतलब होता है टुकड़ों में टूटना या बिखरना। ड्रॉइंग बैक वापस खींचना या लौटना। लिंगरिंगली मीन्स धीरे धीरे या टाइम लगाकर लौटना। फ्लैश मीन्स चमकना। टेल्स मीन्स कहानी। और कोरल केव्स होता है मूंगे की गुफा। कोरल एक प्रकार का जीव होता है। आइए आगे पढ़ते हैं लास्ट स्टैंजा। Soon they die the flowers, insects leave a day, clouds dissolve in showers, only waves at play last forever. Shall endeavor make a sea of purpose mightier than we dream today. लास्ट स्टैंजा में पोइट्स शो करती हैं कि फूल बहुत जल्दी मर जाते हैं, कीड़ों का जीवन भी बहुत छोटा होता है और बादल बारिश में बदलकर डिज़ोल्व हो जाते हैं, केवल तरंगे ही हमेशा के लिए रह जाती हैं। पोइट्स यहाँ आश्चर्य करती हैं कि क्या हमारी सच्ची कोशिश किसी लक्ष्य या आदर्श के प्रति या किसी सपने के प्रति हमारे कार्यों को मात्र सपनों से अधिक शक्तिशाली और अधिक स्थायी चीज़ में बदल सकती हैं। यहाँ पर बेसिकली जो पोइट्स हैं हमारी इस पोएम को एक क्वेश्चन के साथ एंड कर रही हैं और वो यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट ऑन कर रही हैं कि क्या हमारी जो कोशिश है, हमारी जो एक सच्ची कोशिश है, वो हमारे सपनों को लास्ट लॉ जैसे एक वेव जो है वो लास्ट फॉर एवर है, इसी तरीके से हमारे जो ड्रीम है वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए ना होकर के क्या लास्ट फॉर एवर हो सकता है? इज़ दैट पॉसिबल हमारी सच्ची कोशिश से? सो हेयर दिस पोम इज़ फिनिश्ड। नाउ लेट्स सॉल्व द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस पोम। अंडरस्टैंड द पोम एक्सरसाइज ए। रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। अंडरस्टैंड करना है और इस लाइन के बिहाफ पे आपने आंसर करना है। होल्डिंग अप अ सेंट ब्रिम्ड कप फुल ऑफ समर्स फ्रेगरेंस इन द समर सन। इन लाइन्स के बिहाफ पे देर आर टू क्वेश्चंस। हु इज़ होल्डिंग अ सेंट ब्रिम्ड कप? किसने सेंट ब्रिम्ड कप को होल्ड किया हुआ है? आंसर इज द फ्लावर इज होल्डिंग अप अ सेंट ब्रिम्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the poet mean by phrase scent brimmed cup? Scent brimmed cup से इस phrase से poet क्या कहना चाहते हैं? So answer is the phrase scent brimmed cup means a cup filled to the brim with fragrance. It is a metaphor for the flower filled with fragrance of the summer. Next, blossoms hold mines of gold deep with the farthest heart of each cherished flower. इस लाइन्स के बिहाफ पे देर आर टू क्वेश्चंस। व्हाट डज माइंस ऑफ गोल्ड रेफर टू? माइंस ऑफ गोल्ड जो है वो किस चीज़ को रेफर कर रहा है यहाँ पर? सो आंसर इज इन द गिवन लाइन द फ्रेज माइंस ऑफ गोल्ड रेफर्स टू द नेक्टर दैट इज प्रेजेंट डीप विद इन ईच फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ईच ऑफ द फ्लावर बीइंग कंपेयर्ड टू? किस चीज़ से सारे फ्लावर्स को कंपेयर किया गया है? सो आंसर इज each of the flowers is being compared to a gold mine. Exercise B. Answer these questions. First question. What wish does the poet express in the first stanza? First stanza में जो poet है वो क्या express करती हैं, कौन सा wish express करती हैं? Answer is in the first stanza the poet wishes to express her joy at the fragrance of summer. She wishes that she were a flower happily playing in the sun with a lovely breeze blowing around her. She would take a dip in the nature and rise with the breeze, holding a cup with two. Question 2. What does the poet wish to do by becoming a cloud? Cloud बनकर poet जो है क्या करना चाहती हैं? Answer. By becoming a cloud, the poet wishes to blow through the blue sky, cover the mountains and rush loudly through the deep valleys, where powerful waterfalls and streams plunge and thundering sound and create a blue mist. Question number 3. How does the poet describe the movement of waves on the sand? पोइट जो है वो किस तरीके से डिस्क्राइब करता है वेव की मूवमेंट पे जब वो सैंड पर जो भी मूवमेंट करता है? ठीक है, तो आंसर According to the poet, waves break into fragments when they fall on the sand, but while retreating, they seem to linger on the land. Question 4.
According to the poet, how are waves different from flowers, insects and clouds? पोइट के अनुसार जो वेव्स होते हैं वो फ्लावर्स, इंसेक्ट्स और क्लाउड से किस तरीके से अलग हैं? सो आंसर इज, अकॉर्डिंग टू द पोइट, वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम फ्लावर्स, इंसेक्ट्स एंड क्लाउड्स बिकॉज दे लास्ट फॉर एवर. Unlike the flowers that die quickly, insects that live for only one day, and clouds that dissolve in rain, waves play on the sea and land forever. Know the poem. Alliteration is the repetition of the same consonant and at the beginning of two or more adjacent words. It is often used to make a poem rhythmic. It is also an effective tool to emphasize particular lines or ideas, making the poem not only more interesting but also easier to remember. कहने का मतलब है, एलिट्रेशन जो है एक रिपीटेशन होता है, मतलब कि बार बार जब एक कॉन्सोनेंट का जो साउंड होता है, कॉन्सोनेंट आप समझते हो ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं ए टू जेड के बीच के अंदर, वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं. यानी कि हिंदी में अगर हम बोलें तो व्यंजन. ठीक है, तो व्यंजन वाले जितने भी साउंड होते हैं यानी कॉन्सोनेंट वाले, अगर वो रिपीटेशन आ रहा है उसका, तो हम उसको बोलेंगे एलिट्रेशन. इसमें दो वर्ड या दो से ज़्यादा वर्ड जो है आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं, आसपास में होते हैं और एक ही सेम कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होते हैं. इट इज़ ऑफन यूज टू मेक अ पोम रिदमिक. ये हमारी जो पोम है ना, किसी भी कविता को रिदमिक बनाने के लिए, मतलब गाने में सुर ताल जिसे बोलते हैं ना, तो अच्छा लगता है वो सुनने में. इट इज़ ऑल्सो एन इफेक्टिव टूल टू एम्फेसाइज पर्टिकुलर लाइन्स और आइडियाज़. और ये पर्टिकुलर लाइन जो है या फिर आइडियाज़ को पर्टिकुलरली एम्फेसाइज करने का भी काम करता है. और इसके अलावा पोम को बहुत ज़्यादा सुंदर या बोलते हैं इंटरेस्टिंग बनाने का काम करता है और याद करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं चीज़ें. इसके एग्जांपल्स हैं जैसे समर सन एंड बी अ बटरफ्लाई. अब यहाँ पर देखिए आप, समर सन में स साउंड जो है वापस से रिपीट हो रहा है और ब का साउंड भी वापस से रिपीट हो रहा है, ब बी अ बटरफ्लाई, है ना. आर टू इंटेंसेस ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोम. ये दोनों एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं, इंटेंसेस हैं इस पोएम से. ठीक है, इसी तरीके से 4 आपको एग्जाम्पल्स और निकालने हैं इस एलिट्रेशन के फ्रॉम दिस पोम. सो फर्स्ट कैन बी विंगिंग विद इट्स पेंटेड विंग्स. व 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. नेक्स्ट, ब्लोइंग थ्रू द ब्लू. ब. स्प्लिंटरिंग ऑन द सैंड. स. लीविंग लिंगरिंगली द लैंड. लो. सो यहाँ पर जो रिपीटेशन हो रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड है और इस रिपीटेशन को हम क्या बोल रहे हैं? एलिट्रेशन. आई होप कि ये पूरा चैप्टर, सारे एक्सरसाइजेज सब कुछ समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.